Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 12th accountancy and beta today we will start our new chapter cash flow statement। जिसका वेटेज है कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेटा, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज है 8 मार्क्स का। ये लास्ट चैप्टर है हमारे फाइनेंशियल्स की बुक का और इसका वेटेज है 8 मार्क्स का। जो न्यूमेरिकल का पैटर्न होगा वो 2 + 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल इसमें से आएगा, न्यूमेरिकल नंबर 32 एज वेल एज इन योर वाइवा एग्ज़ाम जिसका वेटेज होगा 6 मार्क्स का। एक वाइवा एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आएगा रिटन का एंड 6 मार्क्स में अकाउंटिंग इक्वेशंस का। तो जो टोटल वेटेज गया 8 + 6 दैट्स मीन 14 मार्क्स का बोर्ड एग्ज़ाम में टोटल इसका वेटेज है आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट का। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस क्लास 12th अकाउंटेंसी। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट? इन सिंपल डेफिनेशन यू कैन से इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, दैट्स मीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड नोन एज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर हम बात करते हैं हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 वर्ड से मिलकर बना है, कैश फ्लो एंड लास्ट है हमारा statement. It is not account, it is a statement. Cash means here cash and cash equivalent. Flow means inflow and outflow. Clear? Flow means inflow and outflow of cash and statement ये description होगा inflow and outflow of cash and cash equivalent. In our first chapter of financial statement, we learned what is the meaning of cash and cash equivalent. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बेटा हमारे पास आता है कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एज वेल एज जो इसमें आएगा वो होगा आपका चेक, बैंक ड्राफ्ट एक्सेट्रा। वो सारी चीज़ जो कैश के इक्विवेलेंट हो हमारे आएंगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। इनफ्लो ऑफ एंड आउटफ्लो ऑफ कैश अगर हम बात करते हैं 2 वर्ड आते हैं, एक स्टॉक होता है और एक फ्लो होता है। एग्जाम्पल आप वाटर टैंक से लिख सकते हो कि सपोज आपके पास 500 लीटर का वाटर टैंक है, तो अगर आपसे पूछा जाए एट ए पॉइंट ऑफ टाइम उस टैंक में कितना पानी है, वो आपका कहलाएगा स्टॉक। क्लियर? और अगर आपसे हम पूछें कि होल डे आपके पास वाटर टैंक में कितना वाटर का फ्लो रहा, सपोज़ आपने उसमें 500 लीटर्स के टैंक में हो सकता है 1000 लीटर्स का फ्लो हो या 2000 लीटर्स का फ्लो रहा हो, वाटर आया और गया, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो बेटा इसी तरीके से बैंक अकाउंट की अगर हम बात कर लेते हैं, हो सकता है अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की पर्टिकुलर डेट में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में 5000 हो, 50,000 हो या 1 लाख रुपीज़ हो। और अगर हम आपसे फ्लो पूछें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, फॉर एग्जांपल आपका आप ले सकते हो 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर के बीच में कितना फ्लो रहा, तो हो सकता है 5 लाख 6 लाख पैसा आया और पैसा गया। तो जब आपके अकाउंट में कैश आया तो उसको हमने बोला कैश इनफ्लो, और जब आपकी अकाउंट से कैश गया तो उसको हमने बोला आउटफ्लो। हमने क्या किया, स्टॉक जो रिप्रेजेंट करता है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सपोज आज की डेट में कितना पैसा है अकाउंट में बैलेंस है, वो आपका होगा स्टॉक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो क्या रहा, ड्यूरिंग अ मंथ, ड्यूरिंग अ ईयर। तो कैश फ्लो में हम बेटा इसी की बात करेंगे, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कैश का क्या रोल रहा, कैश का कितना फ्लो रहा। अब इसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्यों आती है? द रोल ऑफ कैश इन अ बिजनेस लाइक अ ब्लड इन अ बॉडी। जिस तरीके से एक ब्लड का रोल हमारी बॉडी में होता है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। अगर हमारी बॉडी में सर्कुलेट होने का एक सिस्टम होता है, बहुत तेज़ी से ब्लड सर्कुलेट होता है तो हम कहते हैं इसको हाई बीपी, और बहुत धीमा सर्कुलेट होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे लो बीपी। दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए डेंजर कंडीशंस हैं, बहुत अच्छा नहीं है। वैसे ही रोल ऑफ कैश इन अ बिजनेस लाइक अ ब्लड इन बॉडी। कैश का जो हमारा फ्लो है इनफ्लो और आउटफ्लो, वो बहुत ज़्यादा या बहुत धीमा, दोनों ही बिजनेस के लिए अच्छी कंडीशंस नहीं है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम देखते हैं हमारे पास जो कैश का फ्लो है वो कहाँ कहाँ से हो रहा है, किस कंडीशंस में हो रहा है।
तो बेटा इसको बनाने के दो मेथड हैं स्पेशली, एक है आपका डायरेक्ट और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट मेथड। बात अगर हम करते हैं आपके सिलेबस की, तो फिलहाल सीबीएसई सर्कुलर के अकॉर्डिंग आपको जो कैश फ्लो बनाना है वो इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाना है। डायरेक्ट मेथड फिलहाल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो आप अदर सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड से ही आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। सो डेफिनेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट विच शो द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड। ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स को बताता है, ना कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को। इनफ्लो में अगर हम बात करते हैं, हमारे एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं। कैश कब आता है, अगर हम गुड्स को सेल करेंगे, यानी कि कैश सेल कैश सेल होगी, सेल इट में बी क्रेडिट और इन कैश, लेकिन हमें यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश सेल से ही मतलब है, क्रेडिट सेल का कोई भी रोल नहीं है। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट वी विल डिस्कस ओनली कैश आइटम, ठीक है, हमें सिर्फ कैश आइटम से ही मतलब है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये आपका इनफ्लो ऑफ कैश है बिजनेस में। किसी भी तरीके से बिजनेस में कैश आ रहा है तो आपका कहलाएगा इनफ्लो। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, आपने लोन टेकन फ्रॉम बैंक, तो लोन आपने टेक किया तो आपके पास कैश का फ्लो होगा, लायबिलिटीज़ बढ़ेगी लेकिन कैश भी इंक्रीज होगा। प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स, आपने मार्केट में शेयर्स को इशू किया हुआ तो आपके पास कैश आएगा। कंपनी में लायबिलिटीज़ तो इंक्रीज हो रही है, शेयर कैपिटल एज वेल एज इनफ्लो ऑफ कैश। एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑल्सो, इट विल ऑल्सो इंक्रीज फ्लो ऑफ कैश। तो ये आपका फ्लो हो गया। आउटफ्लो ऑफ कैश, कैश का कब आउटफ्लो होगा आपके बिजनेस से। सपोज कोई हम एसेट्स परचेज करते हैं तो आपका कैश परचेज के टाइम पर आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। एक्सपेंसेस पेड इन अ कैश, दैट टाइम आउटफ्लो ऑफ कैश, कैश जा रहा है। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डे टू डे नीड को पूरा करने के लिए, डे टू डे नीड को पूरा करने के लिए जो सारे एक्सपेंसेस बिजनेस के होते हैं वो हमारे कहलाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल वेजेस, सैलरी, रेंट पेड एक्सेट्रा। आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा है बिजनेस के लिए, उसमें भी कैश का आउटफ्लो होगा। आपने कोई एसेट्स परचेज की है बिजनेस के लिए, उसमें भी कैश का आउटफ्लो होगा। आपने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं एज अ इन्वेस्टमेंट, उसमें भी कैश का आउटफ्लो होगा। आपने किसी को एडवांस दिया है तो आपके पास से कैश का आउटफ्लो होगा। आपके पास मीन्स हेयर कंपनी। पेमेंट किया है आपने लोन का, अगेन आउटफ्लो ऑफ कैश। पेमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, दैट्स मीन पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स का, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स में भी कैश का आउटफ्लो होगा। और पेमेंट ऑफ या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी आपका कैश का इन आउटफ्लो होगा, एज वेल एज बाईबैक ऑफ शेयर्स। तो बेटा ये सारे पॉइंट्स हमने जो डिस्कस किए हैं, न्यूमेरिकल्स में तो इतना काम नहीं आने वाले, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का तो एक पर्टिकुलर सिस्टम होगा, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस या फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैश का इनफ्लो क्या होता है और कैश का आउटफ्लो। इन दिस चैप्टर द नेम ऑफ चैप्टर इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। हियर यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओनली। क्लियर, ये बहुत सारे मैंने पॉइंट्स आपको डिस्कस कर लिए। हम अगर बात करते हैं जो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको जो इनडायरेक्ट मेथड से डिस्कस करना है, उसमें बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपका बनेगा, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड है। जो फर्स्ट एक्टिविटीज़ है वो है आपकी ऑपरेटिंग। डायरेक्ट मेथड बिल्कुल अलग है, ये इनडायरेक्ट मेथड की मैं बात कर रही हूँ। फर्स्ट एक्टिविटीज़ जो है बेटा वो आपकी कौन सी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सेकेंड एक्टिविटीज़ है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की, वो है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, एंड लास्ट जो एक्टिविटीज़ है वो है आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। अगर आप पूरे बिजनेस को देखोगे तो बिजनेस में 3 तरीके से कैश का फ्लो होता है। कुछ पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आएगा और जाएगा, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कुछ कैश आपका इन्वेस्टिंग से आएगा और जाएगा, और कुछ फ्लो आपका फाइनेंसिंग से होगा और जाएगा। फॉर एग्जांपल
आपने गुड्स को परचेज़ किया, तो बेटा परचेज ऑफ गुड्स ये आपकी इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है या ऑपरेटिंग है? तो बिजनेस की सबसे पहले आप ये समझिए ऑपरेटिंग का मीन्स क्या होगा। डे टू डे बिजनेस की डेली जो नीड होगी, डेली नीड को पूरा करने के लिए जो भी कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होगा वो आपका ऑपरेटिंग में जाएगा। तो गुड्स परचेज ये बिजनेस का मेन काम है, मेन बिजनेस है, ये आपका किस में आएगा? बिजनेस के ऑपरेशन का पार्ट है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ का पार्ट है। तो ये आपका कैश इनफ्लो आउटफ्लो होगा परचेज ऑफ गुड्स। आपने गुड्स को परचेज किया कैश में, तो ये आपका आउटफ्लो ऑफ कैश है और किस में आएगा बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स। सेल आपने किया, आपके पास कैश आया, ये आपका इनफ्लो ऑफ कैश है, लेकिन कहाँ से है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से ही कैश का इनफ्लो है। कुछ कैश आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से आता और जाता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है। फॉर एग्जांपल अगेन आपने एसेट्स को सेल किया, सेल ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर आप सेल करेंगे तो आपके पास कैश आएगा और फर्नीचर जाएगा। लेकिन ये जो कैश आ रहा है किस एक्टिविटीज़ से आ रहा है? आपसे क्वेश्चन 1 मार्क्स अगेन अराइज होगा। तो दिस इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्ट मतलब आपने बीएसटी में भी पढ़ा होगा, एक चैप्टर फर्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैनेजमेंट में, कि आपको जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना होता है वो इन्वेस्टमेंट का बिजनेसमैन डिसीजन कहाँ लेगा? अपने मनी को कहाँ इन्वेस्ट करेगा? फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग, अलग अलग डिसीजन है आपकी, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो वैसे यहाँ पर जब वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेता है, तो जब वो किसी एसेट्स में, सिक्योरिटीज़ में, लैंड में इन्वेस्टमेंट करता है तो कैश का आउटफ्लो होगा और वो आपका आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होगा। फाइनेंसिंग, फंड का अरेंजमेंट हम अलग अलग जगह से कर सकते हैं। बिजनेस को लोन की नीड है, बिजनेस ने लोन लिया, कैश आया बिजनेस के पास। कैश अलग अलग तरीके से आ रहा है, मैंने आपको समझाया। गुड्स को सेल करने से भी कैश आ रहा है, एसेट्स को सेल करने से भी कैश आ रहा है और लोन लेने से भी कैश आ रहा है, लेकिन तीनों ही एक्टिविटीज़ डिफरेंट है। सेल ऑफ गुड्स आपका है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेल ऑफ मशीनरी है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, एंड लोन टेकन ये है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। यानी कि फाइनेंस के अरेंजमेंट के लिए जो आपके पास पैसा आएगा बिकॉज ऑफ फाइनेंस के अरेंजमेंट से जो आपके पास कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा, तो वो आपका आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। और आपके न्यूमेरिकल चैप्टर इसी 3 एक्टिविटीज़ पर डील करता है। तो हम इस चैप्टर को टुकड़ों में, पार्ट में पढ़ लेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, देन इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंसिंग। तो एक बार हम वापस से मीनिंग क्लियर कर लेते हैं कैश में क्या आता है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, तो देन यू आर नॉट एबल टू डू दिस चैप्टर। तो अगेन कैश इंक्लूड कैश एज वेल एज कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पर जब आप कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ रहे हो तो सिर्फ कैश वर्ड नहीं आ रहा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश में कैश इन हैंड जो आपके पास में है, as well as deposited into the bank, it is the part of cash, and cash equivalent जो हाई लिक्विडिटी की सारे इन्वेस्टमेंट होंगे वो आपके कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होंगे। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट विच यू कैन कन्वर्ट इनटू द कैश, जिसको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड टाइम पीरियड आप बोल सकते हो विद इन 3 मंथ। कोई भी इन्वेस्टमेंट है, सपोज आपके क्वेश्चंस में गिवन है करेंट इन्वेस्टमेंट और क्वेश्चंस में गिवन है कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन 3 मंथ, तो आपका वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वो भी आपका किसका पार्ट होगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। बैंक ड्राफ्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एज वेल एज बेटा अगर आपके क्वेश्चंस में ये गिवन है कि कोई भी एसेट्स हाईली लिक्विड है, इन्वेस्टमेंट है, हाईली कन्वर्टेबल है आप कैश में, तो आप भी उसको किस में लेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेंगे। अगर आजकल देखते होंगे आप, तो जो FD है, फिक्स डिपॉजिट है, वो 1 वीक, 7 डेज, 15 डेज, 1 मंथ की भी आ गई है। तो जो अगर कोई आपका फिक्स डिपॉजिट है 7 डेज, 1 वीक, 1 मंथ, इवन 3 मंथ तक आपका आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। यहाँ पर आपको टाइम पीरियड का बहुत ध्यान रखना होगा। फिर हम डिस्कस करते हैं, आपका जो चैप्टर है 3 पार्ट में डिवाइड है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। जब आप तीनों एक्टिविटीज़ को मर्ज करोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम को एक क्वेश्चन तैयार होगा 6 मार्क्स का, जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 32, एंड ये आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अगर हम पहला पार्ट डिस्कस करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, व्हाट विल कम इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ are the principal revenue producing activities of the enterprises and other activities that are not investing or financing, यानी कि वो एक्टिविटीज़ ना तो जो फाइनेंसिंग हो और ना ही जो इन्वेस्टिंग हो, एज वेल एज द मेन एक्टिविटीज़ दैट जनरेट प्रिंसिपल रेवेन्यू ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस का जो मेन काम है उसको करने से जो रेवेन्यू जनरेट होगा। सपोज आपकी कपड़े की शॉप है तो क्लॉथ को, कपड़े को बेचने से, साड़ी की शॉप है, साड़ियों के बेचने से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो आएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। अब आपका जो शोरूम था वो बहुत बड़ा है तो आपने क्या किया, हाफ शोरूम आपने किसी को रेंट पर दे दिया, तो वहाँ से जो रेंट आ रहा है वो भी आपकी इनकम है बेटा, लेकिन वो इनकम ऑपरेटिंग इनकम नहीं हुई, क्योंकि आपका मेन काम है टेक्सटाइल बिजनेस है, मेन रेवेन्यू जनरेशन का काम क्या है, साड़ियों का बिजनेस है, और आपने अपनी शॉप को रेंट पर दिया है, हाफ, आधी शॉप को, तो जो बाकी बिजनेस, जो पैसा आपका जो रेंट आ रहा है वो है आपका, कहाँ से आ रहा है बेटा, वो रेंट आपका आ रहा है फाइनेंसिंग नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से। क्लियर, किससे आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से। शोरूम को चलाने के लिए आपको रॉ मटेरियल, आपको जो गुड्स है, स्टॉक है, वो खरीदना है, और आपने क्या किया, स्टॉक को परचेस करने के लिए आपने लोन लिया बैंक से, तो यहाँ पर भी आपके पास कैश का फ्लो हुआ, बैंक से जब आपने लोन लिया तो ये भी कैश का फ्लो हुआ, लेकिन ये फ्लो जो है आपका वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आएगा। तो तीन तरह के मैंने आपको एग्जांपल डिस्कस किए। पहला एग्जांपल है ऑपरेटिंग का, सेल ऑफ गुड्स से जो पैसा जनरेट हो रहा है, परचेज ऑफ गुड्स में जो खर्च हो रहा है, डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो पैसा खर्च हो रहा है या आ रहा है, फ्रॉम to complete day-to-day activities, either you have expend money or you have received cash will come operating activities। किसी एसेट्स की परचेज और सेल से जो फ्लो होगा कैश का वो होगा इन्वेस्टिंग में, और फाइनेंस के अरेंजमेंट के लिए जैसे कि लोन हो गया, कैपिटल हो गया, उन सब के अरेंजमेंट के लिए जो पैसा खर्च होगा या आएगा तो आपका कहलाएगा फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में। जब तक इन तीनों की मीनिंग क्लियर नहीं होगी हम क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में बेटा क्या आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ यू कैन से एसेट्स या डिस्पोजेबल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वो सारी एसेट्स जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड नहीं है और लॉन्ग टाइम में डिस्पोज होंगी बिजनेस में, विल कम ऑन दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये तो थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज थी, बाकी मैंने सिंपल अपनी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में क्या क्या आएगा, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आपका आएगा इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये इनफ्लो है कैश का, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, और आउटफ्लो में आपका पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, डिविडेंड पेड, ये सारे के सारे आपके किस में आएंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में। सो एक्टिविटीज़ विच रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ऑनर्स कैपिटल और बोरोइंग ऑफ द इंटरप्राइजेस फ्रॉम अदर सोर्सेस, यानी कि वो एक्टिविटीज़ जो ऑनर्स की कैपिटल की साइज़ में चेंज करें या फिर बोरोइंग में चेंज करें, वो आपका आता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में। आई होप ये जितना भी मैंने थ्योरी का एक्सप्लेनेशन आपको दिया है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। फिर मैं बोल रही हूँ ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, और इससे थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्लस वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल भी बनेगी वो भी इस चैप्टर से बनेगी। तो आपका ये हर तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहली एक्टिविटीज़ बेटा कौन सी है आपकी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आपको मैंने बताया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है, डे टू डे नीड। क्लियर, बिजनेस की डे टू डे नीड को पूरा करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ आप करोगे वो आपकी आती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और बिजनेस के ऑपरेशन का जो भी पार्ट होगा वो आपका आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में एक बार वापस से हम देख लेते हैं कैश का इन्फ्लो क्या होगा। नॉन फाइनेंशियल कंपोजिशन, बेटा दो तरह की कंपनियां होती हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग कंपनी एंड ट्रेडिंग कंपनी। हमारे लिए जो ट्रेडिंग कंपनी के लिए जो फाइनेंशियल होगा वही बैंकिंग कंपनी के लिए क्या होगा, ऑपरेटिंग। तो एक बार आप देख लेते हैं, नॉन फाइनेंशियल कंपनी यानी कि वो कंपनी जो फाइनेंशियल नहीं है, जो बैंकिंग नहीं है, ऑपरेटिंग उनके लिए होगा कैश सेल,
रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, रिसिप्ट फ्रॉम कमीशन, रॉयल्टी। फाइनेंशियल कंपनी के लिए कैश इनफ्लो क्या होगा? जो फाइनेंशियल कंपनी यानी कि बैंकिंग कंपनी जो मनी में लेन देन करती हैं, पैसे को लेती हैं और पैसे को ही उधार यानी कि मनी को रिसिप्ट करती हैं और मनी का ही पेमेंट करती हैं। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होगा? रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। बेटा उनका मेन काम है सिक्योरिटीज़ को परचेज करना और सेल करना, तो सिक्योरिटी की परचेज और सेल से जो उनको इनफ्लो और आउटफ्लो होगा वो पार्ट होगा ऑपरेटिंग का। बैंक के लिए लोन लेना और लोन देना ये किसका पार्ट है? उनका। रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ये उनके लिए फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये ऑपरेटिंग का पार्ट है। कैश आउटफ्लो, नॉन फाइनेंशियल कंपनी में कैश परचेज, पेमेंट, पेमेंट ऑफ वेजेस, इनकम टैक्स, एंड फाइनेंशियल कंपनी के लिए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। सो बेटा in our next class we will discuss about this topic in detail and I hope you understand.